नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा और वक्त है जवाब देना पड़ेगा का, जिसमें आज बात होगी कर्नाटक में ठेके पे मुसलमानों को दिए 4% आरक्षण का मुद्दा, जो कि तूल पकड़ता जा रहा है। आज संसद की कार्यवाही शुरू होते ही इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। बीजेपी ने कांग्रेस से जवाब मांगते हुए संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने संविधान की रक्षा का दावा किया। दरअसल कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने रविवार को एक कार्यक्रम में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर कहा था कि संविधान बदला जाएगा। इसके बाद आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई। शोर शराबे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित भी हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने चौतरफा घेरने के बाद डीके शिव कुमार से जवाब तलब किया। शिव कुमार का कहना है कि उनके स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले सदन में जो गर्मा गर्म बहस हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, वो सुनवा देते हैं। मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है, और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूं। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे, तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। हम खंडन करना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आज ही मांगिए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं, और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोकते हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, वो कोई बना नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले हैं। तो 4% रिजर्वेशन पर इस वक्त 100% सियासत देखने को मिल रही है। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी, आदेश भारद्वाज, नेता कांग्रेस, विपिन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले आदेश जी, आप ही के पास आते हुए जरा मेरा ज्ञानवर्धन कीजिएगा कि देश में कहाँ सरकारी टेंडरों में एक वर्ग विशेष को, एक समाज विशेष को आरक्षण का प्रावधान है। प्रियंका जी, देखिए, हम जाति जनगणना के पक्ष में है, और कई जातियों के अंदर पूरी तरह से लोग पिछड़े हुए हैं। उन पिछड़े हुए लोगों को अवसर मिले, वो देश की मुख्य धारा से जुड़ सकें। सच्चाई है कि आज जो लोग मिडिल क्लास में थे, सरकार की गलत नीतियों के कारण वो भी कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं, और अमीरी गरीबी का फासला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए समाज के अंदर आवश्यकता है कि कमजोर और पिछड़ों को आगे आने का मौका मिले। उसी कड़ी में ये है, ये सच्चाई में पूरे देश में इनको लागू करना चाहिए। कमजोर को, पिछड़ों को, लेकिन मुसलमानों को विशेष क्यों? मैं आपका एक बार बजट बता रही हूँ कर्नाटक का। एक मिनट आदेश जी, रुके जरा, दर्शक भी हमारे समझे। ये आपके कर्नाटक का बजट है। इमामों को 6,000 रुपए भत्ता, 150 करोड़ रुपए वक्फ के लिए, बेंगलुरु में हज भवन का विस्तार, मुसलमानों को विवाह के लिए 50,000 की मदद, उर्दू स्कूल के 100 करोड़, मुसलमान कल्चरल प्रोग्राम के लिए 50 लाख, मुस्लिम बहुल इलाके में ITI कॉलेज, मुस्लिम स्टूडेंट के लिए 50% छूट, मुस्लिम छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, मुसलमान कॉलोनी के लिए 1,000 करोड़ रुपए।
यहाँ पिछड़े कहाँ आ गए? और ये अगर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, वोट बैंक के लिए नहीं है, तो क्या है? आदेश जी। प्रियंका जी, ये सब संभव है, और संभव इसलिए है क्योंकि अब वहां पे वो 60% 70% कमीशन की सरकार नहीं है। इन्हीं के विधायक ने, इन्हीं के ठेकेदार ने, इन्हीं के लोगों ने पहले बीजेपी की सरकार के ऊपर करप्शन का चार्ज लगाया था। इसीलिए देश पीछे पिछड़ रहा है, क्योंकि देश के अंदर करप्शन इतना बढ़ गया है कि जो सरकारी योजनाओं का पैसा है, लोगों की जरूरतों का पैसा है, जो लोगों की जेबों तक, लोगों के मदद तक जो हाथ जाते थे, वहां सब करप्शन ने उस जगह को घेर लिया है। कौन मना कर रहा है? जो हाशिए पर जो लोग हैं उनकी आवाज बनी ना, लेकिन एक संप्रदाय विशेष की आवाज और उसको लेकर के तमाम तरह के प्रावधान, फिर जो वंचित रहे गए हैं, जो तमाम लोग हैं जिनको जरूरत है, वो लोग कहाँ जाएंगे? रत्नाकर सिंह साहब वो कह रहे हैं कि भाई ये तो प्रावधान है मुसलमानों को, जो लोग समाज में बिल्कुल पीछे रह गए, अगर हम उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो आखिरकार बीजेपी को दिक्कत इसमें क्यों? देखिए प्रिया जी, मैं अभी बात सुन रहा था आदेश जी का, कितनी सफाई से ये कह रहे थे कि हम गरीबों को, पिछड़ों को हक दिलाने के लिए इस तरह का प्रावधान कर रहे हैं। लेकिन विडंबना ये है कि जो ये प्रावधान कर रहे हैं वो सही मायने में गरीबों और पिछड़ों को के लिए प्रावधान नहीं कर रहे हैं। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, सिर्फ एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए इस तरह का प्रावधान कर रहे हैं। आपको पता होगा, पैनलिस्ट भी जानते हैं और देश की जनता भी यह जानती है कि संविधान में जब धर्म के आधार पे रिजर्वेशन की बात आई तो किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको सिरे से दरकिनार कर दिया और कहा कि धर्म के आधार पे रिजर्वेशन देने का कोई औचित्य नहीं। जो जातियां चाहे किसी भी धर्म की हैं, वो पिछड़ी हैं, अगर समाज के मुख्य धारा में नहीं है तो उनको आरक्षण देकर के मुख्य धारा में लाने का काम किया जाएगा। लेकिन विडंबना ये है कि कांग्रेस सरकार जो तुष्टीकरण की राजनीति में इस तरह से घिरी हुई है कि कर्नाटक में भी ये 4% का रिजर्वेशन। लेकिन रत्नाकर जी, कुछ डेटा है मेरे पास, जरा एक बार मैं दर्शकों के समक्ष रख दूं और आप भी जरा बताइएगा। केंद्र और राज्य के स्तर पर मुसलमानों की 36 जातियों को ओबीसी के तहत रिजर्वेशन मिलता है। राज्यों की जहां पर आरक्षण की बात है तो मुसलमानों को ओबीसी वर्ग में आरक्षण और रिजर्वेशन मिलता है। केरल में ओबीसी के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था है। मुस्लिम ओबीसी जातियों का कोटा है। ओबीसी मुसलमानों को नौकरियों में 8% रिजर्वेशन केरल में मिलता है। तमिलनाडु में ओबीसी मुसलमानों को 3.5% आरक्षण का लाभ मिलता है। ओबीसी कोटे में मुसलमानों के यहाँ पर 95 जातियां हैं। बिहार में मुसलमानों की कई जातियां अति पिछड़ा वर्ग में आती हैं, यहाँ पर 18% आरक्षण का फायदा मिलता है। तो फिर दिक्कत कर्नाटक से क्यों? देखिए, कोई भी धर्म के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, अगर वह पिछड़ी जाति में आते हैं, SC ST में आते हैं, तो निश्चित रूप से पासमानदा मुसलमान है, उनको लाभ मिलता है, आरक्षण का लाभ मिलता है, उनको सरकारी अनुदान का लाभ मिलता है जो पिछड़ी जातियों से संबंध रखते हैं। लेकिन आप पिछड़ी जातियों का हक मार करके और एक धर्म विशेष के लोगों को आरक्षण का पूरी तरह से फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो ये संविधान सम्मत नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए। और यह तुष्टीकरण की राजनीति में मैंने पहले भी कहा कि इस कदर ये लिप्त हो चुके हैं कि ये चाहते हैं कि पिछड़ी जातियों का हक मार के, जो हिंदू समाज से भी आते हैं, उनका हक मार करके और मुसलमानों को आरक्षण देने का काम करें, जो कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। और मेरा कहना यह है प्रिया जी, इनके तो मैनिफेस्टो से ही पता चल जा रहा था ना किस तरह से लोकसभा में पूरा इनका मैनिफेस्टो जो बनाया गया था उसमें मुस्लिम लीग का पूरा छाप मिल रहा था। हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। एक बार विपिन जी को भी चर्चा में मैं जोड़ लूं। विपिन सर, ये किस तरीके की पॉलिटिक्स आप देखते हैं और ये क्या कोशिश है? अगर मुसलमानों को 4% आरक्षण की बात सरकारी ठेकों में, टेंडर्स में कही जा रही है, इसके आने वाले वक्त में इम्पैक्ट क्या और कांग्रेस के इस कदम के पीछे क्या मंशा, आपको क्या समझ में आ रहा है सर? देखिए, इसमें किसी बात की गुंजाइश नहीं बचती प्रिया जी कि यहाँ पर अपने अपने वोट बैंक को साधते हुए ये एक कदम उठाया कि जब कर्नाटका का स्टेट कैबिनेट एक संशोधन करता है, जो कर्नाटका ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो एक्ट है, तो यहाँ पर अपने आप में देखिए ये मुद्दा गंभीर इसलिए भी बन जाता है कि एक तरफ तो यहाँ पर बोला जाता है कि भाजपा संविधान बदलना चाहती है, तो वहां पर दूसरी बात है कि अगर खुद, क्योंकि ये कोई
छोटे नेता नहीं है डीके शिव कुमार, तो यहाँ पर इनका क्या ओहदा है कांग्रेस पार्टी में और कर्नाटक की राजनीति में, ये जग जाहिर है। उसके बाद ये बोला जाए, क्योंकि देखिए जो प्रथम दृष्टि समझ आई है बात की, वहां पर ये बोला गया कि अगर ये 4% आरक्षण दिया जाएगा सरकारी ठेकों में विशेष समुदाय को, तो यहाँ पर उसके लिए अगर संविधान में भी बदलाव लाना पड़े तो वो भी होगा। हाँ। तो वहां पर उसके बाद देखिए बड़ा ये एक आसान तरीका है, यहाँ पर बोल दिया जाए कि यहाँ पर कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ के पेश करा जा रहा है, ये भाजपा के नेता बोल रहे हैं अब तो। लेकिन ये मुद्दा इसलिए गंभीर बन जाता है क्योंकि हम एक तरफ बात करते हैं इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो फिर डिस्पैरिटी क्यों, जब आरक्षण पहले से ही है और जिसका आपने अभी हवाला दिया जो अलग अलग क्षेत्रों में, तो वहां पर उसके बाद क्या नौबत आन पड़ी कि यहाँ पर 4% आप ये रिजर्वेशन दे। लेकिन तो ये मुझे लगता है कि मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या ये कांग्रेस का सेल्फ गोल नहीं हो जाएगा क्या, क्योंकि बीजेपी ये भुनाने की कोशिश कर रही है और ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं जो वर्ग है, ओबीसी वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, उनके हक को निकाल करके यहाँ पर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो क्या कांग्रेस पार्टी को इससे नुकसान नहीं होगा क्या? कर्नाटक में 50%, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 50% ओबीसी हैं और 12 पॉइंट समथिंग मुसलमान वर्ग है, तो क्या कांग्रेस ऐसे कदमों से क्या सेल्फ गोल नहीं कर लेगी? प्रिया जी, बहुत अहम बात आपने बोली और मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि ये सेल्फ गोल ही है यहाँ पर। और कांग्रेस ने हाल फिलहाल में अगर पिछले 1 दशक की बात करें, कई सेल्फ गोल दागे हैं। यहाँ पर पंजाब की बात ले लीजिए, और यहाँ पर आदेश जी के साथ मैं बड़ी चर्चाओं में मैंने भाग लिया है, तो यहाँ पर मैं उस दौर का भी जिक्र करता हूँ जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी 1998 से लेकर 2013, और बड़ा स्वर्णिम दौर था। लेकिन पंजाब में देखिए आपने एक जीता हुआ जो आपका बिल्कुल आपकी सरकार दोबारा आनी थी, तो वहां पर आपने क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आपने एकाएक कैप्टन अमरिंदर सिंह को नजरअंदाज करा। तो यहाँ पर भी कर्नाटक में जो चल रहा है इस समय कि यहाँ पर आपको जनता की नब्ज समझनी चाहिए कि आप जनता से अगर दूर जा रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, आदेश जी इस पर जवाब दीजिएगा। और एक प्रश्न मैं और जोड़ दूं, मुझे याद है कि लोकसभा चुनाव के वक्त राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे अलग अलग जब जनसभाओं को संबोधित करते थे तो संविधान के प्रति लेकर घूमते थे और कहते थे, बीजेपी पर यह आरोप लगाते थे कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो संविधान में बदलाव कर देगी। अब आपके डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि अगर इसके लिए हमें यहाँ पर बदलाव करना पड़े तो हम करेंगे। प्रिया जी, विपिन जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन उनको ये भी एश्योरेंस देना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से देश को भी ये कहना चाहता हूं कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका पालन होगा और उसके साथ ही काम होगा। लेकिन इस देश के संविधान का हम कस्टोडियन है, हमने संविधान को बनाया है और हमने उस संविधान पे चल के 70 साल इस देश को दुनिया के सबसे गरीब और कमजोर देश को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में आने का शुमार पैदा किया। हमने जगह जगह अवसर पैदा किए। आज ये सरकार है, तमाम लोगों की नौकरियां खा जा रही है। आज ये अग्निवीर जैसी योजनाएं लाके देश के नौजवानों का भविष्य चौपट कर रही है। आप जाइए कैसे अग्निवीर के घर देखिए, राहुल गांधी जब किसी अग्निवीर के घर में जाते हैं और उसकी शहादत हो जाती है, उसके परिवार की क्या दशा होती है। और जब पार्लियामेंट में आके उस परिवार का दर्द राहुल गांधी जी रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के डिफेंस मिनिस्टर, दूसरे मिनिस्टर तमाम झूठ बोलते हैं और सारे मैं आपसे कर्नाटक के विषय में बात कर रही हूँ। आदेश जी, मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या आप मानते हैं कि इस वक्त देश में मुसलमानों की सबसे हितैषी कांग्रेस पार्टी है? आप मानते हैं, हाँ या ना? हम हर हिंदुस्तानी की हितैषी पार्टी है प्रिया जी, हम हर हिंदुस्तान के। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने सबसे एक मिनट आदेश जी सुनिए तो, अरे दूसरा प्रश्न सुनिए साहब, सबसे लंबे वक्त तक कांग्रेस पार्टी ने देश में सत्ता संभाली, हाँ या ना? सबसे लंबे वक्त तक कांग्रेस पार्टी ने देश में सत्ता संभाली, हाँ या ना? अरे सवाल तो सुनिए, जवाब दीजिए हाँ या ना। सबसे लंबे वक्त तक कांग्रेस पार्टी ने देश में सत्ता संभाली, आपने नहीं। मुसलमानों का आपने क्या उद्धार कर दिया? मुसलमानों का आपने क्या उद्धार कर दिया? सबसे लंबे वक्त तक तो आपकी सरकार रही ना केंद्र में। अगर आप इतने हितैषी तो कायाकल्प कर देते। प्रिया जी, हमने मनरेगा जैसी योजना लाके देश में 26 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लेके आए, जो दोबारा 80 करोड़ लोगों को आज सरकार राशन दे रही है और उपलब्धि गिनाती है कि हमने तरक्की कर दी। ये कैसी तरक्की है कि लोग अपने बच्चों के, अपने परिवार के लिए खाना भी नहीं खरीद सकते।
45 सालों में बोलना देश चाहूंगा में प्रिया जी। सबसे कम सेविंग अभी हो आगे रही है। बढ़ें सर, एक ये मिनट। सरकार की उपलब्धि है। ठीक। एक व्यक्ति दिन में 1600 करोड़ रुपए कमाता है और एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए खाना भी रत्नाकर इकट्ठा जी नहीं जवाब कर दीजिए, सकता। रत्नाकर जी जवाब ये दीजिए। असमानता, ठीक है इस आदेश जी, असमानता मैंने को आपको वक्त दिया, खत्म नहीं बस करना सुन हमारा लीजिए। दायित्व और अरे हमने जवाब तो सुन अपने समय लीजिए पे खत्म प्रिया किया। जी, रत्नाकर जी। संविधान को हमने बनाया, संविधान के हम रक्षक हैं, ऐसा दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी शायद ये भूल जाती है कि संविधान की सबसे ज्यादा धज्जियां अगर किसी पार्टी ने उड़ाई है तो वह कांग्रेस पार्टी है। वो चाहे इमरजेंसी की बात हो, चाहे अन्य राज्यों में सरकार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने की बात हो। अगर ये पिछड़ों के अगर इतने ही बड़े हितैषी होते, दलितों के अगर इतने बड़े हितैषी होते एक तो मिनट 80 से रत्नाकर जी 90 आपको के रोक दशक रही में हूँ, एक पूरी मिनट कर- आपको रोक रही हूँ। हम आगे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सीधे अपने दर्शकों को राज्यसभा लिए चलते हैं। कार्यवाही शुरू हो गई है, सीधी तस्वीर। अभी माननीय एलओपी ने ये कहा कि हम संविधान को रक्षा करने वाले हैं। ये अच्छा तरीका है, ये अच्छा तरीका। इनको बोलूं मैं, ये बोलूं मैं आग्रह करूंगा, आपकी कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। प्लीज बैठे 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 आप। माननीय आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही। माननीय उपसभापति जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो बात कही है वो सरासर झूठ और गलत है। कांग्रेस का इतिहास रहा है, चाहे वो कर्नाटक की विधानसभा रही, कर्नाटक के विधानसभा में ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 4% का रिजर्वेशन का प्रस्ताव पारित किया है। 4% का। ये अंबेडकर के रखवाले बनते हैं। उपसभापति जी, ये अंबेडकर के रखवाले बनते हैं। सरदार पटेल ने और अंबेडकर ने कहा कि रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन विल नॉट टेक प्लेस। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होगा। इन्होंने तेलंगाना की विधानसभा में पहले तो इन्होंने एससी का, एसटी का और ओबीसी का हक मार करके रिजर्वेशन मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज को देने का काम किया है। और इन्होंने बैकडोर एंट्री क्या की है? बैकडोर एंट्री ये की है कि माइनॉरिटीज को, मुस्लिम्स को स्पेसिफिकली ओबीसी में बैकडोर से एंट्री देने का भी काम, कुछ से प्रयास इन्होंने किया। इतिहास इस बात का गवाह है। और अभी भी मेरे वक्तव्य के बाद डीके शिव कुमार ने फिर से कहा है कि संविधान कांग्रेस ने दिया है, संविधान को बदलने का काम भी कांग्रेस करेगी। देयर इज नो रिपेंटेंस। और बदलने का क्या काम है? बदलने का काम यह है, सरकारी नौकरी तो छोड़ो, अब ठेकेदारी में भी रिजर्वेशन होगा। ठेकेदारी में इनका दिमाग। आप प्लीज आप बैठे, अपनी जगह बैठे प्लीज। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सत्ता से बाहर रहकर इतनी छटपटा गई है, इतनी बौखला गई है कि ये अपना विवेक भी खो बैठे हैं। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेवार है। यही मैं कहना चाहता हूं। थैंक यू। नाउ विल मूव। प्लीज मैं आग्रह करता हूँ इस बिल पर आकर प्लीज आप ऑलरेडी बोल चुके। नहीं, ये आप मूव कर दीजिए बिल पर प्लीज। नो, द ऑयल फीड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024, द बिल वाज पास बाय द Rajya Sabha at its sitting. Honorable members, प्लीज फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये बिल राज्यसभा पास कर चुकी है अपने सिटिंग में 3 दिसंबर 2024। प्लीज नो, नथिंग रिकॉर्ड, नो प्लीज टेक योर सीट प्लीज। The house is adjourned for 15 minutes only. 15 minutes. तो
कांग्रेस संविधान को बदलना चाहती है, ये जेपी नड्डा जो कि राज्यसभा में नेता सदन भी हैं, वो ये बात कहते हुए बड़ा अपडेट ये है कि भारी हंगामे की वजह से 15 मिनट के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। 2:30 बजे एक बार फिर से कार्यवाही शुरू होगी, उस वक्त की भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक बार फिर से चर्चा पर हम वापस लौटते हैं। रत्नाकर सिंह जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। और ये सवाल मेरा भी है कि ये बात सच है कि आज भी मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग है जो कि हाशिए पर है, अगर उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई सरकार पहल कर रही है तो आखिरकार इस पर सियासत क्यों, इस पर सवाल क्यों? देखिए प्रिया जी, सिर्फ मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग नहीं, अन्य समाज का एक भी वर्ग है जो अभी भी बैकवर्ड क्लास में आता है, SC/ST में आता है, जो जिनको अभी भी मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। और उसी की वजह से ये जो आरक्षण है वो कंटिन्यूअस अभी तक लागू है और उनको मुख्य धारा में लाने के आरक्षण के माध्यम से जरूर लेकर आएंगे। लेकिन कांग्रेस की मंशा कहीं ना कहीं साफ जाहिर होती है। इनकी जब सरकारें थी तभी भी मुसलमान समाज के ऐसे लोगों को बैकडोर से OBC और SC/ST में इन्होंने शामिल किया जिससे कि अधिकतर लाभ उन मुसलमान समाज को मिले। ये कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में किया और आज भी देखिए किस तरह से नौकरियों में तो छोड़िए, ठेकेदारी में भी 4% आरक्षण देने का क्या औचित्य है मुसलमान समाज को। ये प्रश्न उठता है। कांग्रेस की मंशा को ये दिखाता है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण और देश को सिर्फ किस दिशा में लेके जाना पसंद करते हैं। ये गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं इस देश को। ये जवाब देते थे यहाँ पे बैठे हैं। आप सबका साथ और सबका विकास में हम भरोसा करते हैं, हम विश्वास करते हैं और सबको साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस की जहां जहां भी सरकारें हैं प्रिया जी, देखिए मुस्लिम तुष्टीकरण में लिप्त है। कांग्रेस जो है आरक्षण देने का काम जो है मुसलमानों को कर रही है। जी आदेश जी, फिर विपिन सर। प्रियंका जी, देश का जन जन भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी को समझ चुका है। मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि बॉन्ड लो, धंधा दो, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने बताया और सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा इनके बनाए हुए संविधान को। ईडी के द्वारा किस तरह से गरीब लोगों के घरों तक छापे और उनकी जमीनों को हड़पने का प्रयास इन्होंने ईडी के माध्यम से किया। पर रिजर्वेशन देना क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है? ईडी के बारी एक्सटेंशन मिलने आधार पर क्या सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन ने देना, क्या आरक्षण देना क्या ये इस संवैधानिक तरह है? की सरकार धर्म के आधार पर क्या रिजर्वेशन देना, आरक्षण देना संवैधानिक है? आदेश जी आप बता दीजिए। प्रिया जी, जहां लोग बचे हुए हैं, पीछे हैं, उनको मुख्य धारा में लाना है। हम पूरे देश में जाति जनगणना भी कराएंगे, पूरे देश का एक्सरे करेंगे। एक मिनट बस आपको रोक रही हूँ, एक मिनट रोक रही हूँ सर, एक बड़ी खबर मिल रही है।